रुक करेंगे धार का, जहां धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज 40वें दिन भी सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे की समय सीमा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 8 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है, जिसके बाद यहां पर सर्वे चल रहा है। हाई कोर्ट ने एएसआई को 4 जुलाई से पहले सर्वे रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अब एएसआई 50 मीटर के दायरे में काम कर सकती है। आज मंगलवार को भी यहां पूजा होगी। इसी के साथ साथ सर्वे की भी प्रक्रिया जारी है। जस्टिस माननीय धर्माधिकारी जी और जस्टिस माननीय गजेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में इसकी सुनवाई हुई है। उसमें मुख्य रूप से यह आया है कि एएसआई ने जो आवेदन दिया था कि उन्हें 8 सप्ताह का समय यहाँ के सर्वेक्षण के लिए और दिया जाए, तो भोजशाला का सर्वेक्षण के लिए 8 सप्ताह का समय एएसआई को प्रदान किया गया है। 2 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट एएसआई को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना है, जिस पर अगली सुनवाई 4 जुलाई तय की। आज 40वां दिन है, चूँकि आज मंगलवार भी है तो मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ तो एक पक्ष का दिन है, तो आज अंदर तो सर्वे होना पॉसिबल नहीं है। बाहर की तरफ जो उन्होंने पश्चिम क्षेत्र में कल से क्लीनिंग और सफाई का काम शुरू किया है और जो ढाल कटाई का काम, लेवलिंग का काम चालू किया है, वो आज चल सकता है और अंदर जाएंगे तो पता लगेगा कि और वो क्या क्या चीज़ें अंदर करने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में रिजल्ट का इंतजार कर रहे बोर्ड परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान के बाद बोर्ड के नतीजे जारी हो जाएंगे। 10 से 15 मई के बीच ये नतीजे जारी हो सकते हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी हो सकते हैं। बोर्ड ने मूल्यांकन का काम यानी कि उत्तर पुस्तिका जांचने का काम पूरा कर लिया है और अब नंबर की फीडिंग से लेकर तमाम जो आगे की प्रक्रियाएं हो रही हैं उन्हें मासिम कर रहा है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 10वीं 12वीं के अभ्यर्थियों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए जो कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं 10वीं 12वीं बोर्ड का। 10 से 15 तारीख के बीच कभी भी नतीजे आ सकते हैं। 10 से 15 मई के बीच 7 तारीख को चुनाव है। मतदान के बाद पेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। तमाम जो शिक्षक हैं वो भी जो गतिविधियां हैं अपनी शिक्षा संबंधी उनमें चले जाएंगे। उसके बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है। अधिकारी भी रिजल्ट की तरफ फोकस कर पाएंगे। तो 7 तारीख यानी कि मतदान, तीसरे चरण का मतदान हो जाएगा। उसके बाद कभी भी नतीजे आ सकते हैं और 10 से 15 तारीख के बीच रिजल्ट जारी हो सकता है परीक्षाओं का 10वीं 12वीं बोर्ड। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर बलरामपुर जिले में फोर्स की सुरक्षा में 8 किलोमीटर लंबी एक सड़क का निर्माण सुरक्षा में किया जा रहा है। इस इलाके में नक्सली कई बार सड़क निर्माण में लगे वाहनों को आग के हवाले कर चुके हैं। वहीं कई बार मजदूरों के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं। सड़क निर्माण के मद्देनजर आईजी सरगुजा और एसपी ने इस इलाके का जायजा लेकर अस्थायी तौर पर कैंप का निरीक्षण किया है। उसमें हम लोगों का भी पुंदाक से लेकर के चरहू तक का एक नया रोड निर्माण हो रहा है। उस रोड निर्माण में हम लोगों के द्वारा चरहू में एक नया कैंप स्थापित किया गया है, जिसमें आईजी साहब के द्वारा विशेष तौर पर चरहू का रोड के उसके प्रोग्रेस को देखने और जवानों से मिलने के लिए चरहू तक के और जहाँ तक रोड निर्माण हो रहा है वहाँ तक पूरे गए हुए थे। उनके द्वारा पूरा रोड निर्माण में लगे हुए जो एजेंसी है, उनके निर्माण एजेंसी, उनको बताया गया है कि उसको त्वरित गति से उसको पूर्ण करें ताकि जल्दी से जल्दी वो रोड निर्माण पूरा किया जा सके और लोगों को उसको फायदा मिल सके। और बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा इलाके के आधा दर्जन गांव पिछले 1 हफ्ते से अंधेरे में डूबे हुए हैं। दरअसल हफ्ते भर पहले इस क्षेत्र में आए चक्रवाती तूफान ने जमकर तबाही मचाई थी। पिछले सोमवार को आए चक्रवाती तूफान की वजह से इस इलाके में 100 से अधिक विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हुए थे। इस वजह से लोहांडीगुड़ा ब्लॉक के तकरीबन 25 गांव अंधेरे में डूब गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान 33 केवी विद्युत लाइन को हुआ है। फिलहाल 1 हफ्ते की कड़ी मशक्कत के बाद 1.5 दर्जन गांवों में विद्युत सेवा बहाल कर लेने का दावा विभाग की तरफ से किया जा रहा है। वहीं अब भी आधा दर्जन गांव में विद्युत आपूर्ति को पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है। खगेश्वर सेठिया जो कि स्थानीय ग्रामीण हैं, उन्होंने अपनी समस्या बताई है और राकेश
जो कि जूनियर इंजीनियर हैं, उन्होंने क्या कहा है ये भी जरा सुनिए। तूफान के कारण यहाँ पे मांदर में ना पोल टूटा है, 14 पोल अभी टूट चुका है। इसके कारण अभी गांव वाले सहयोग करने के लिए आए हैं। यहाँ पे लगभग 150 लोग हैं यहाँ पे। तो खंबा कड़े खड़ा कर चुके हैं, अभी तार खींचना बाकी है। कई जगह कनेक्शन टूट चुका है, जिसके कारण जल्दबाजी कार्य नहीं हो पा रहा है। लगभग 25 गांव में लगभग 18 से 20 गांव मेरा बिजली सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। अभी भी कुछ ऐसे पारा मोहल्ला है जहां एलटी खंबा वगैरह टूटे हैं, उसको भी अपन विद्युत बहाली के लिए लगे हुए हैं मेरे आधे स्टाफ। महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त कल जारी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं। 1 मई को महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त जारी हो जाएगी। डीबीटी के माध्यम से किस्त ये ट्रांसफर होगी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा खाते में पहुंचेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह जानकारी साझा कर दी है। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को ये राशि मिलेगी। 10 मार्च को पहली किस्त जारी हुई थी, दूसरी किस्त 3 अप्रैल को आई थी और अब तीसरी किस्त 1 मई को जारी। तीसरी किस्त आ रही है। रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रोहित, 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में कल तीसरी किस्त डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, क्या जानकारी है? फिर इसके सियासी पहलुओं पर बात करेंगे। बिल्कुल नितेश, देखिए कल तमाम 70 लाख महिलाएं अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करेंगी और मोबाइल फ़ोन में जब 1000 का मैसेज आएगा तो वो देखकर खुश होंगी, क्योंकि महतारी वंदन योजना की किस्त जो है वो कल जारी होने वाली है। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ये जानकारी दी है कि 1000 रुपये 70 लाख महिलाओं के खातों पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो कह सकते हैं बड़ी घोषणा थी और बड़ी घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन किया गया और जिसके बाद अब तीसरी किस्त जारी की जा रही है। और 10 मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी, अप्रैल के माह पे एक किस्त जारी की गई, अब मई पे ये किस्त जारी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर महिलाओं को बेसब्री से इंतजार था और ये डिसीजन लिया गया था, यह निर्णय लिया गया था कि 1 से 4 तारीख या 5 तारीख के बीच में जो महतारी वंदन योजना की किस्त है उसे जारी कर दिया जाएगा। आचार संहिता होने के बावजूद भी, क्योंकि पहले की योजना थी, तो डीबीटी के माध्यम से इसे जो है वो कल ट्रांसफर किया जाएगा। महिलाएं उत्साहित नजर आएंगी। रोहित रोक रहा हूं, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। अरुण साव ने क्या कहा है, जरा वो बयान दर्शकों को सुना देते हैं। आज छत्तीसगढ़ की 70 लाख माताएं बहनें आज कितने प्रसन्न हैं और अपने परिवार के विकास और तरक्की में उस 1000 रुपये प्रति महीने पाकर, महतारी वंदन योजना का पैसा पाकर अपने परिवार और प्रदेश के विकास में योगदान कर रही हैं। और कल 1 अप्रैल को उन्हें तीसरी किस्त भी मिलेगी। 1 मई को उन्हें तीसरी किस्त भी कल मिलेगी। रोहित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रोहित, नारी न्याय की बात की है कांग्रेस ने, लगभग 8500 रुपए से अधिक राशि देने की बात है और 1000 रुपये कल भारतीय जनता पार्टी दे देगी। इसके सियासी पहलू भी बहुत सारे हो जाते हैं और 7 तारीख को इन सब चीज़ों का असर भी देखने को मिलेगा।
बिल्कुल नितेश, बिल्कुल देखने को मिलेगा। और बात जब महिलाओं की जाए तो जिस प्रदेश में पुरुष मतदाता की तुलना पे महिला मतदाता ज़्यादा हैं, तो निश्चित तौर पर उनको साधने के लिए, उनको साथ लेने के लिए जो है लगातार जो है वो प्रयास किया जाता है। याद कीजिएगा, मध्य प्रदेश से इस योजना की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में पहले घोषणा की गई थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पे इस घोषणा को रखा गया और नतीजा हमारे सामने है कि जो कांग्रेस की बम्पर सीट वाली सरकार थी वो चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। और अब लोकसभा का चुनाव है तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपका। महतारियों की महत्वता को समझते हुए उन्होंने भी एक बड़ी घोषणा कर दी, जिसमें वो 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं और लगभग महीने का 8,500 रुपए से ज्यादा होता है। तो अब क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के बाद में कांग्रेस भी समझ रही है कि महिलाओं को साथ लेना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ राज्य की, जैसे ही मैंने पहले बताया कि महिला मतदाता जो है वो ज्यादा है और ऐसे कई लोकसभा सीट है जहां पर पुरुष मतदाता की तुलना पे महिला मतदाता ज्यादा हैं, तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा, इसका फर्क पड़ेगा। और तमाम चीजें देखना दिलचस्प होगा कि नारी न्याय काम करती है या महतारी वंदन योजना। रोहित, महत्वपूर्ण तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरायपाली भारतीय हॉस्पिटल में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत होना बताया है। गर्भवती महिला भारतीय हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती थी। डिलीवरी के बाद बच्चा तो स्वस्थ है, लेकिन महिला की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया है और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि झिलमिल वार्ड नंबर 9 निवासी दिनेश प्रधान की पत्नी रिंकी प्रधान की मृत्यु हो गई है और मृत्यु के बाद ये प्रदर्शन किया गया है। इधर जबलपुर के कबाड़ खाने में हुए ब्लास्ट के मामले में रजा मेटल इंडस्ट्री के मालिक पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने फरार आरोपी शमीम पर इनाम घोषित किया है। बीते दिनों हुए कबाड़ खाने में ब्लास्ट में 2 कर्मियों की मौत हुई थी, जिसकी जांच NIA और NSG की टीम कर रही है। अगर आप किसी शादी समारोह में जा रहे हैं और आपका बच्चा नासमझ है, तो आपको बेहद अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेज पर फॉग इफेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्राई आइस बेहद ख़तरनाक है। खबर राजनांदगांव से है, जहां चमार राय गांव में शादी समारोह में खेल में ड्राई आइस खाने से बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने 3 साल के बच्चे को लेकर शादी में गई थी। बच्चे ने स्टेज के पास पड़ी ड्राई आइस अचानक निगल ली, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। वहीं मासूम के परिजनों ने अब पुलिस से कार्रवाई की मांग की। लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चमार राय टोला गांव में एक शादी समारोह था, जिसमें सुशांत साहू 3 वर्ष का अपनी मां के साथ में शादी समारोह में गया हुआ था। वहाँ पर शादी समारोह में इवेंट के बाद में ड्राई आइस के टुकड़े पड़े हुए थे ज़मीन पर बहुत सारे, जिनमें से उठा करके उस बच्चे ने खा लिया और खाने के बाद में वो घर गया। जब वह घर पहुँचा तो घर में जाकर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसके घर वालों ने 112 को कॉल किए। 112 की गाड़ी पहुँची और बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज गई और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने चेक करने के बाद में बच्चे को मृत घोषित कर। परिवार वालों का कहना है कि उसने ड्राई आइस खाई और घर आके उसकी तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल ले जाने पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। वर्तमान में जो है बच्चे का PM हो चुका है और विस्तृत जो रिपोर्ट है PM रिपोर्ट आने के बाद ही बताई जा सकती। भ्रामक विज्ञापन मामले को लेकर रामदेव और पतंजलि की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। यह जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने सोमवार को प्रोडक्ट पर बैन का आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। सबसे बड़ी जानकारी इसमें यह है कि जिन प्रोडक्ट्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं उनमें दृष्टि दवा भी शामिल है।
जिसे बड़ी संख्या में लोग आंखों में डालते हैं। और महाराष्ट्र के माढ़ा में पीएम मोदी की जनसभा चल रही है, सीधा वहीं चलते हैं। जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। यहां चुनाव लड़ने के लिए आए थे। कहते हैं कि तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाएंगे। उन्होंने पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? याद है ना? याद है ना? अब उनको सजा देने का समय आ गया है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। वो यहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। साथियों, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने का ये पाप सालों साल से होता रहा है। कांग्रेस को 60 साल तक देश ने राज करने का हक दिया, काम करने का मौका दिया। 60 साल में दुनिया के अनेक देश पूरी तरह से बदल गए, लेकिन कांग्रेस किसानों के खेत तक पानी भी नहीं पहुंचा पाई। 2014 में देश में 99 सिंचाई योजना ऐसी थी, करीब 100 सिंचाई ऐसी योजनाएं थी जो कई कई दशकों से लटकी पड़ी थी। इसमें भी सबसे ज्यादा 26 परियोजनाएं महाराष्ट्र की थी। सोचिए कितना बड़ा धोखा इन लोगों ने महाराष्ट्र को दिया है। साथियों, हर खेत में पानी पहुंचाना, हर घर तक पानी पहुंचाना, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा मिशन है। 2014 में सरकार बनने के बाद मैंने पूरी शक्ति इन सिंचाई परियोजनाओं को पर लगा दी। आज कांग्रेस की लटकाई वो करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं से 63 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। जिस नीलवांडे डैम का इंतजार 50 सालों से हो रहा था, उसे हमने पूरा करवाया। गौसीखुर्द परियोजना का ज्यादातर काम एकनाथ जी, अजित दादा और देवेंद्र जी की टीम तेजी से पूरा कर रही है। हमारी सरकार 5 साल में ही 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचा चुकी है। 10 साल में माइक्रो इरिगेशन का दायरा भी 2 गुने से अधिक बढ़ा है। इसका लाभ यहां केले की पैदावार से जुड़े किसानों को भी हो रहा है। साथियों, जब देश की आजादी के 75 साल हुए, इतना बड़ा उत्सव था, कोई और नेता होता तो क्या करता? कोई एक बड़ा स्तंभ खड़ा कर देता, उस पर अपना नाम लिखवा देता, कोई ऐसी चीज बना कर देगा, खुद के नाम पर जड़ देता। लेकिन देश जब आजादी के 75 साल मना रहा था, तब मोदी को खुद के लिए कुछ करने का विचार नहीं आया, सरकार का नाम कमाने का विचार नहीं आया। तब मैंने संकल्प लिया था कि देश के हर जिले में 75 साल के निमित्त 75 अमृत सरोवर बनवाऊंगा। अमृत सरोवर अभियान के तहत अनेकों अमृत सरोवर देश के हर जिले में बने हैं। ये अमृत सरोवर मेरे दिमाग में मेरा किसान था, मेरे दिमाग में खेत था, मेरे दिमाग में
सूखे खेतों को पानी पहुंचाने का एक संकल्प था। तो प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे आप, जहां वो महाराष्ट्र में किसानों को अपील कर रहे थे, तमाम चीजें साझा कर रहे थे, अमृत सरोवर योजना के बारे में बता रहे थे। चुनावी दौरा चल रहा है लोकसभा चुनाव का। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मतदान से पहले चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मतदान से पहले चुनाव आयोग का एक्शन सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव के भाई का तबादला हुआ है। पीडब्ल्यूडी के अनुविभागीय अधिकारी हैं विनोद श्रीवास्तव। चुनाव आयोग ने 2 अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां मतदान से पहले चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव के भाई का तबादला किया गया है। पीडब्ल्यूडी के अनुविभागीय अधिकारी थे विनोद श्रीवास्तव और चुनाव आयोग ने 2 अधिकारियों का और भी ट्रांसफर किया है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के लुधियाना में सोमवार शाम रेलवे ट्रैक पर 2 युवकों को गोलियां मार दी गईं, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। युवकों की पहचान गुरप्रीत सिंह और सुखप्रीत सिंह के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 6 गोलियां चलाई गई थी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सफेद शर्ट में युवक गोली चलाते हुए दिख रहा है। घटना में एक गोली गुरप्रीत के पेट और दूसरी जांघ पर लगी है। एक गोली सुखप्रीत को लगी है। गोलियां मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई शहरों में गर्मी बढ़ी है। रीवा में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है, जो कि सबसे ज्यादा गर्म है। रायपुर में 41 से 42 डिग्री तापमान रहेगा। भोपाल में सीजन का सबसे गर्म दिन है, पारा 41 डिग्री के करीब है। उज्जैन, इंदौर, छिंदवाड़ा समेत 6 शहरों को छोड़कर पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। 2 से 3 दिन बाद फिर तेज गर्मी का जो है अल्टीमेटम है। तेज गर्मी हो सकती है और तेज हो सकती है। जो आज तापमान के जो ये आंकड़े हैं, ये और बढ़े हुए दिखाई दे सकते हैं। इधर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। इसके लिए अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग दर्शन करने पहुंचे थे, इसलिए कई बार व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थीं। अब उत्तराखंड पुलिस और पर्यटन विभाग ने पहली बार 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की प्रतिदिन की संख्या सीमित कर दी है। जानकारी के मुताबिक एक दिन में 15,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम, 16,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम, 9,000 श्रद्धालु यमुनोत्री तो 11,000 श्रद्धालु गंगोत्री में दर्शन कर सकेंगे। यानी चारों धामों में रोजाना 51,000 लोग दर्शन कर सकेंगे। पिछले साल 2023 में रोजाना 60,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे थे। वहीं ऋषिकेश के बाद यात्रियों को रोकने के लिए बैरियर कस्बे तय किए गए हैं। अगर कोई बद्रीनाथ जाना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले श्रीनगर में रोका जाएगा। अगर दिन के 15,000 की संख्या पूरी हो गई तो श्रद्धालु को यहीं रात बितानी होगी। तो इधर केदारनाथ धाम के श्रद्धालु भी श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, गौरीकुंड में रोक कर ही आगे बढ़ाए जाएंगे।